हम लोगों की स्किन किस टाइप के टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। माई सेल्फ वेद विश्वकर्मा। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम से भी ऐड हो सकते हैं और आप अपने पर्सनल फीडबैक मेरे जीमेल पर भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उसी चैप्टर को। चैप्टर कौन सा था हम लोगों का? जो हम लोगों का चैप्टर था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। उनमें हम उस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे थे? उस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल में किस किस टाइप की टिश्यू मिलती है। तो एनिमल में बेसिकली 4 टाइप की टिश्यू मिलती है। एपिथेलियल टिश्यू मिलती है, कनेक्टिव टिश्यू मिलती है, मस्कुलर टिश्यू मिलती है और लास्ट जो है न्यूरल टिश्यूज मिलती हैं। और उनमें से जो है हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू ऐसी टिश्यूज होती हैं जिनका एक सरफेस, मतलब उनमें ऐसी सेल्स यूज होती हैं जिनका एक सरफेस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है या फिर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है और ये बॉडी को मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से क्या करती हैं? सेफ रखती हैं। कोई मैकेनिकल और जो केमिकल स्ट्रेस होता है उससे ये क्या करती हैं? बॉडी को सेफ रखने का काम करती हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ रखने का काम करती हैं। तो चलिए एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में हम लोगों ने जो है टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू भी जो है पढ़ा हुआ था। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन से 2 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं? फर्स्ट टाइप की जो एपिथेलियल टिश्यू है वो है सिंपल एपिथेलियम और दूसरी जो है वो है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या है? सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती हैं। और अगर हम बात करें कंपाउंड की तो कंपाउंड में क्या होता है? कई सारी लेयर्स होती हैं एपिथेलियल सेल्स की, कई सारी लेयर का जो है कंपाउंड एपिथेलियम बना होता है। हम लोगों ने जो है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वाइमस और इसके अलावा सिंपल कॉलमनर, इन 3 टाइप की टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो होती हैं उनकी डेफिनेशन। एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन के बाद में जो हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम को पढ़ा था, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जो सिंपल एपिथेलियम होती हैं वो जो होती है वो 3 टाइप की होती हैं। सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। सिंपल एपिथेलियम में स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। और ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही सिंगल लेयर की हैं, चाहे वो स्क्वाइमस हो, चाहे वो क्यूबॉइडल हो और चाहे वो कौन सी हो, चाहे वो कॉलमनर हो। आप यहाँ पे डायग्राम भी दे सकते हैं। ये फ्लैट सेल की बनी हुई है, स्क्वाइमस क्यूब जैसी बनी हुई है तो क्यूबॉइडल, और कॉलमनर जो है वो लंबी लंबी जो है स्लेंडर सेल्स की बनी हुई है। इसके बाद हम लोगों ने जो है स्क्वाइमस एपिथेलियम के बारे में डिस्कस किया था। स्क्वाइमस एपिथेलियम जो कि टाइल्स लाइक फ्लैट सेल की बनी होती है और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये एयर सैक्स ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी किसकी बनी होती हैं? ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी जो है किसकी बनी है? स्क्वाइमस एपिथेलियम की बनी हुई है। और ये दोनों ही, मतलब ये सेल्स, ये जो टिश्यू है स्क्वाइमस एपिथेलियम वो उनमें प्रेजेंट होता है जहाँ पर कोई डिफ्यूजन बाउंड्री बनानी होती है, यानी कि गैसों का एक्सचेंजमेंट वगैरह होना होता है। ये इनका डायग्राम है। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होती हैं सिंगल लेयर होती है इसमें भी, और वो जो होती हैं क्यूब के जैसी सिंगल लेयर सेल्स की बनी होती हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट है और डक्ट ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट है, यानी कि कुछ ग्लैंड जो होते हैं उनके डक्ट जो होते हैं वो सिंपल क्यूबॉइडल सेल के बने हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन भी क्यूबॉइडल सेल के बने होते हैं। और ये वहां पर प्रेजेंट होती हैं जहां पर एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन जैसी चीजें होती हैं। तो नेफ्रॉन में क्या होता है? नेफ्रॉन में ग्लूकोज वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयंस वगैरह, आयन वगैरह जो भी हैं, इनका क्या होता है? वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में। थर्ड हम बात कर रहे थे, थर्ड जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था कौन से टाइप के टिश्यू को? कॉलमनर एपिथेलियम को। कॉलमनर एपिथेलियम में जो है हम लोगों ने क्या जाना था कि कॉलमनर जो एपिथेलियम होती है वो कॉलम के आकार की स्लेंडर सेल्स की बनी होती हैं। इनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई होता है। इस माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? ये जो माइक्रोविलाई होता है ये एब्जॉर्प्शन सरफेस को क्या बढ़ा देता है? एब्जॉर्प्शन सरफेस को क्या कर देता है?
ये बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देता है। तो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये लाइनिंग ऑफ स्टमक पर प्रेजेंट है, और इसके अलावा जो है इंटेस्टाइन जो होता है वहां पर भी सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम होता है, जो कि क्या करता है, जो कि एंजाइम्स को सिक्रीट भी करता है और इसके अलावा जो है एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। तो हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम तक पढ़ लिया था, सिंपल एपिथेलियम और उनके टाइप्स को जो है पढ़ लिया था। अब सिंपल एपिथेलियम, कुछ ऐसी सिंपल एपिथेलियम होती हैं जो क्या होती हैं, जो कि मॉडिफाई हो जाती हैं, उन एपिथेलियम के बारे में भी जान लेते हैं। ऐसा तो होगा कि कोई भी चीज जैसी है एज सच एज हमेशा वैसी ही रहेगी, कोई ना कोई चेंज तो उसमें आएगा। अब बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने इन टाइप की जो एपिथेलियम थी उनमें से कुछ को अपने वर्क के लिए मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई करने के बाद में ये भी जो है उसी टाइप में इंक्लूड हो गई। मॉडिफिकेशन पे जो एपिथेलियल टिश्यू थी सिंपल एपिथेलियल, उनके मॉडिफिकेशन पे जो है दो और टाइप की जो है एपिथेलियम बन जाती हैं। एक ऐसी एपिथेलियम जिनके ऊपर सीलिया होता है, यानी कि छोटे छोटे रोए निकल आते हैं, उभार निकल आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन टाइप की एपिथेलियम को बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। इनके ऊपर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। तो चलिए हम इनको जो है डिटेल में जानते हैं। एक तो सीलिएटेड एपिथेलियम है और दूसरी कौन सी एपिथेलियम है, सीलिएटेड के अलावा जो है एक दूसरे टाइप की है, वो है कौन सी, वो होती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि क्या करने का काम करती हैं, जो कि सिक्रीट करने का काम करती हैं। तो हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियम को डिटेल में पढ़ते हैं कि सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए देखते हैं, जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो बनी किसकी होती हैं, जो कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स होती हैं। यानी कि जो इसके पहले हम लोगों ने एपिथेलियम पढ़ा था, स्क्वाइमस पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था, क्यूबाइडल पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था, कॉलमनर पढ़ा था। इनमें से ये दो टाइप की कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स जो होती हैं, जब इनके ऊपर सीलिया होता है, इनके फ्री सरफेस के ऊपर अगर सीलिया प्रेजेंट है, ये जो छोटे छोटे आपको रोई जैसे दिख रहे हैं, ये जो सीलिया है, ये सीलिया अगर इनके फ्री सरफेस पे प्रेजेंट है तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। यानी कि कॉलमनर या क्यूबाइडल सेल्स के ऊपर अगर क्या निकल जाए, सीलिया निकल जाए, छोटे छोटे रोई निकल जाए, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाती है सीलिएटेड एपिथेलियम में, यानी कि ये सीलिया को बियर करती है। चलिए हम बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम की, कि सीलिएटेड एपिथेलियम का वर्ग क्या होगा। इनमें क्या निकले हैं, इनमें जो है सीलिया निकले हुए हैं। यहाँ पर आप जो है एक काफी डिटेल डायग्राम देख सकते हैं। अगर सीलिएटेड एपिथेलियम का उसका सेक्शन काट करके देखा जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसमें जो है कई सारे क्या है, कई सारी जो है कॉलमनर सेल्स दिखाई दी हैं, और उन कॉलमनर सेल्स के ऊपर क्या निकले हैं, कई सारे जो हैं, ये जो दिख रहे हैं ये सभी क्या है, सीलिया जो है निकले हुए हैं इस तरह से। तो ये अंडर माइक्रोस्कोप यानी कि इसका सेक्शन काट करके और इसको दिखाया गया है काफी डिटेल में। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होगी, इनका वर्क क्या होगा, वर्क के ही बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया मूव करते हैं। तो अगर सीलिया मूव करेंगे तो इनका वर्क क्या होगा, ये जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, खोखले ऑर्गन होते हैं, जहां पर मूवमेंट का काम होता है, उस मूवमेंट के काम को कौन करते हैं, उस मूवमेंट के काम को करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। तो फिर इनका काम क्या है, फंक्शन इज टू मूव। इनका जो फंक्शन है मूव करना होता है पार्टिकल्स या फिर म्यूकस को, म्यूकस या फिर पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, मूव कराते हैं ओवर द एपिथेलियम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई म्यूकस बन रहा है, अब इस म्यूकस को हमें यहाँ से यहाँ की तरफ पहुँचाना है, तो सारे सीलिया क्या करेंगे, सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ की तरफ क्या होता जाएगा, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा। तो इनका काम क्या होता है, पार्टिकल्स या फिर म्यूकस को मूव कराना। अब ये मिलेंगे कहाँ पर, तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जितने भी खोखले ऑर्गन होते हैं उनके इनर सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि हम ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं, जो हमारा लंग्स है, लंग्स जो होता है वो ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद में वही ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में।
ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, इन सब में डिवाइड होता है। इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस बनता है ताकि ये जो है उसमें जो है मॉइस्चर लगातार बना रह सके और वो डैमेज होने से बचे रहें, क्योंकि अगर केवल एयर होगा तो वो लगातार क्या हो जाएगा, वो सरफेस जो होती है लगातार सूखती जाएगी। तो उस सरफेस उस सूखने से बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है, और जो म्यूकस होता है ब्रोंक्यूल्स में क्या बनता है, कि ब्रोंक्यूल्स में बनता है म्यूकस। अब इस म्यूकस को लगातार हटाना भी जरूरी है, तो ब्रोंक्यूल्स में जो म्यूकस बनता है वो ब्रोंक्यूल्स किसके द्वारा, ब्रोंक्यूल्स का म्यूकस किसके द्वारा हटाया जाता है, तो वो वहां पर प्रेजेंट होती है सीलेटेड एपिथेलियम। तो वो क्या करती है, लगातार उस म्यूकस को हटाती रहती हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरी जगह इसकी प्रेजेंस की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर कि सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है वो है फैलोपियन ट्यूब। जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो है एग कहाँ पर बनता है, एग बनता है ओवरी में। अब ये जो एग ओवरी में बना है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ आता है, वो जो है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही एंटर करता है, कहाँ पर, यूट्रस में। अब फैलोपियन ट्यूब में ही इनका फर्टिलाइजेशन होना है। ये जो एग बन रहे हैं ओवरी में, इस एग का फर्टिलाइजेशन होना है फैलोपियन ट्यूब में। तो ये एग यहाँ से चलते हैं और चलने के बाद वहां तक फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते कैसे हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं इनिशिएटेड एपिथेलियम के थ्रू। ओवरी के अंदर एग बने और एग बनने के बाद में ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं, जिनके मूवमेंट की वजह से ही जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर पाता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच करके क्या होता है, उसका फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि सीलेटेड एपिथेलियम कहाँ होते हैं। सीलेटेड एपिथेलियम जो होते हैं ऐसी जगह पे होते हैं जहां पर म्यूकस या फिर पार्टिकल्स का क्या होना है, मूवमेंट होना है। तो ये हॉलो ऑर्गन्स जैसे कि ब्रोंक्यूल्स और इसके अलावा जो है फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब में एग का मूवमेंट होता है और ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस का मूवमेंट कराने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने जो है सीलेटेड एपिथेलियम के बारे में जाना। अब नेक्स्ट जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करते हैं। बॉडी के अंदर कई सारे ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ न कुछ चीजों को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि एंजाइम और जैसे कि हार्मोन्स या फिर म्यूकस या फिर बाकी अदर केमिकल्स, इन सबको ये सिक्रीट करते रहते हैं। अब इन सभी सिक्रीशंस को, ये जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, इन सभी प्रोडक्ट की भी तो हर एक मतलब कि बॉडी में जरूरत होती है। तो उनके लिए क्या होते हैं, कुछ सेल ऐसी हो जाती हैं, एपिथेलियम की कुछ सेल ऐसी हो जाती हैं जो कि क्या होती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, और मॉडिफाई होने के बाद में कुछ चीज़ों को सिक्रीट करने का काम करती हैं। तो उन्हीं मॉडिफिकेशन से बनने वाली सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। तो क्या होता है, कुछ टाइप की कॉलमनर और कुछ टाइप की क्यूबाइडल सेल्स जो होती हैं, कुछ टाइप की कॉलमनर और कुछ टाइप की जो क्यूबाइडल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं फॉर सिक्रीशन, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाती हैं और कुछ ना कुछ सिक्रीटरी प्रोडक्ट बनाती हैं। तो क्या करेंगी, ये स्पेशलाइज्ड होकर के सिक्रीशन करने का काम करने लगती हैं, और इन्हीं टाइप के ही सेल्स से मिलकर जो टिश्यू बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। यानी कि एपिथेलियम की कुछ सेल्स जो होती हैं वो सिक्रीटरी प्रोडक्ट बनाने का काम करना स्टार्ट कर देती हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई चीज एक ही टाइप की हो, ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला जो है यूनिसेलुलर, दूसरा जो है मल्टीसेलुलर। अब ये छोटी सी बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि यूनिसेलुलर उसमें एक सिंगल सेल होगी, और अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर की तो मल्टीसेलुलर में क्या होंगे, मल्टीसेलुलर में एक से ज्यादा सेल इकट्ठा होती हैं। तो यूनिसेलुलर यानी कि ऐसी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, हम एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, तो जो यूनिसेलुलर होती हैं वो कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जिनको कि क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है। ये गॉबलेट सेल अकेली होती है और अकेले ही चीजों को सिक्रीट करने का, अकेले ही केमिकल्स को सिक्रीट करने का काम करती हैं। तो गॉबलेट सेल क्या है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जांपल है। जो गॉबलेट सेल है वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जांपल है। इस गॉबलेट सेल का काम क्या है, इस गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस को सिक्रीट करना। ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, कहाँ पर, एलिमेंट्री कैनाल में।
गॉबलेट सेल ना होती तो इंटेस्टाइन से निकलने वाला एंजाइम क्या कर देते, म्यूकस ना होता तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो भी तो आखिरकार पार्ट है बॉडी का, और उसमें भी क्या है, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो मांस भी खा लेते हैं, और वो जो होते हैं वो शाकाहारी फूड भी खाते हैं। ये सभी की सभी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, और हमारी बॉडी में भी तो टिश्यूज ही हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, ये ऑर्गन्स भी टिश्यूज के बने हुए, तो वो भी क्या हो जाएंगे, उन एंजाइम से डाइजेस्ट हो सकते हैं। तो उनसे बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है। तो म्यूकस को सिक्रीट करने का काम किसका है, गॉबलेट सेल का है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, एक डायग्राम दिखाया गया है गॉबलेट सेल का। यहाँ पर जो है नीचे जो सेल्स दिखाई गई हैं, छोटी छोटी सेल्स, ये सभी छोटी छोटी सेल्स क्या हैं, ये सभी बेसल सेल्स हैं, और इनके ऊपर कॉलमनर एपिथेलियम लगा हुआ है। उनमें से क्या हुआ, कुछ कॉलमनर एपिथेलियम क्या हो गए, कुछ कॉलमनर एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड हो गए किस काम को करने के लिए, म्यूकस को सिक्रीट करने के लिए। जब अकेली सेल म्यूकस को सिक्रीट करने के लिए क्या होती है, स्पेशलाइज हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल का काम क्या है, इसके अंदर म्यूकस बनता है, ये म्यूकस ही क्या होता है, ये म्यूकस को ही सिक्रीट करती है। तो गॉबलेट सेल का काम क्या है, म्यूकस को सिक्रीट करना। गॉबलेट सेल का वर्क क्या है, तो गॉबलेट सेल का जो वर्क है वो है म्यूकस को सिक्रीट करना, म्यूकस को सिक्रीट करना। ये क्या सिक्रीट करेंगी, म्यूकस, ये म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। यहाँ पर इनके न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, ये जो कॉलमनर सेल्स हैं उनमें से एक सेल मॉडिफाई हुई है, म्यूकस को बनाने का काम करती है, उस सेल को बोलेंगे गॉबलेट सेल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये गॉबलेट सेल प्रेजेंट कहाँ पे होती है, गॉबलेट सेल जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है। और जब हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे तो वहां पर इन सेल्स के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ही मल्टी सेलुलर, यानी कि ऐसी ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसमें सेल्स क्या है, कई सारी सेल्स मिलकर सिक्रेट करने का काम करती हैं, सिक्रेटरी प्रोडक्ट को सिक्रेट करने का काम करती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसमें क्या होगा, कंसिस्ट होंगी क्लस्टर ऑफ सेल्स, कई सारी सेल्स गुच्छे के रूप में होंगी, जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड में होती हैं। सिलेवरी ग्लैंड में कई सारी सेल्स मिलकर के सिक्रीट करने का काम करती हैं सलाइवा को। तो ये जो सलाइवा बनता है वो सलाइवा जो है कहाँ पर बनता है, सलाइवा जो होता है वो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के सिलेवरी ग्लैंड में बनता है। सिलेवरी ग्लैंड किसकी बनी है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बनी हुई, जो कि कैसी है, जो कि मल्टी सेलुलर है। यहाँ पर भी दिखाया गया है एक ड्राम जो है, एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें कई सारी सेल्स दिखाई गई हैं जो कि ये घड़े का शेप ले रहे हैं, और इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में सिक्रेटरी प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पर ये क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और इसके बाद में फिर यहाँ से वो क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं डक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड को दिखाया गया है कि कई सारी सेल्स जो है वो मिल करके सिक्रेट करने का काम करती है। मल्टी सेलुलर में कई सारी सेल्स सिक्रेट करेंगी, और अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में केवल सिंगल टाइप की ही क्या करती हैं, एक ही टाइप की सेल होती है, एक ही सेल होती है जो कि सिक्रेट करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट हम और भी बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के तो ये तो दो टाइप हो गए, एक तो मतलब उनके अगर हम नंबर की बात करें, सेल के नंबर की बात करें तो सेल के नंबर के बेस पर ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो गए, लेकिन इसके और भी टाइप हैं इनके मोड ऑफ पावरिंग के आधार पे, यानी कि ये किस तरीके से सिक्रीट करती हैं सिक्रेटरी प्रोडक्ट को, उसके बेसिस पर भी इनको जो है क्या किया गया है, इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की ही, लेकिन अगर हम बात करें बेसिस पे, किसके बेसिस पे, मोड ऑफ पावरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, कि इनका जो सिक्रीशन है वो किस तरीके से जो है वर्क कर रहा है, किस तरीके से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। तो इसके बेसिस पर जो ग्लैंड होती हैं वो डिवाइड की गई है दो मेन कैटेगरी में, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इनमें से जो है हम लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में एक चैप्टर जो है न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल वाले चैप्टर में जो है हम लोगों को इसमें क्या होगा, हम लोगों को जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है। तो इनको जो है हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्सोक्राइन और दूसरा जो होता है एंडोक्राइन। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड।
चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड को। एक्सो का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। किसी किसी गेट पे क्या लिखा होता है, किसी किसी गेट पे लिखा होता है, जिस गेट से लोग बाहर निकलते हैं उस गेट पर सुविधा के लिए क्या लिखा होता है, एग्जिट लिखा होता है। तो एग्जिट यानी कि एक्सो, एक्सो जो वर्ड होता है वो किसी चीज के बाहर निकलने के लिए होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके सिक्रीशंस क्या होते हैं, इनके सिक्रीशंस जो होते हैं वो बाहर सिक्रीट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, बाहर सिक्रीट किए जाएंगे, किसी दूसरी जगह पर सिक्रीट किए जाएंगे। यानी कि एक जगह से निकलेगी वो सिक्रीशन, एक जगह से निकलेगा, एग्जिट होगा, तब जाकर के दूसरी जगह तक पहुंचेगा। तो ऐसे जितने भी ग्लैंड जो कि बाहर सिक्रीट करने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि हिंदी में क्या बोलेंगे इनको हम, हिंदी में हम लोग इनको बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि। तो ये जो बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं इनका काम क्या होता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, पहले हम पहचानेंगे कैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है म्यूकस को, स्लाइवा को, ईयर वैक्स यानी कि कानों के अंदर जो वैक्स होता है ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट, यानी कि सेल के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम। एलिमेंट्री कैनाल में काफी सारी ग्लैंड ऐसे हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम बनाती हैं। मिल्क का फॉर्मेशन होता है मर्मरी ग्लैंड में, ऑयल का फॉर्मेशन होता है ऑयल ग्लैंड में, ईयर वैक्स ईयर के अंदर बनता है, सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड में बनता है, और कुछ सेल्स म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। अब ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, ये सारे सब्सटेंस एक डक्ट के थ्रू, एक नलिका के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। यानी कि बीच में से वो किससे होकर के जाएंगे, बीच में से वो डक्ट में से होकर के ही जाएंगे। तो डक्ट के बीच से होकर के अगर गुजरते हैं तो उस टाइप की ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप की ग्लैंड को हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे हम, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने सभी सिक्रीटरी प्रोडक्ट को डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक भेजती है। तो बहिस्रावी ग्रंथि को कैसे पहुंचाएंगे, उनके बीच में क्या होगा, वो जिन भी पदार्थों को सिक्रीट करेंगी वो एक डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेंगे, यानी कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया एक डायग्राम जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। कई सारी सेल्स हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई हैं। ये सारी सेल्स क्या कर रही हैं, सिक्रीटरी प्रोडक्ट को सिक्रीट करेंगी, यहाँ पर ये इकट्ठा होगा। और जो डक्ट है, ये डक्ट जो है वो एक सिंगल लेयर का बना हुआ है। जो डक्ट है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम का बना हुआ है। ये सिंगल लेयर ऑफ जो एपिथेलियम है किसकी है, स्क्वायमस एपिथेलियम की हो सकती है। तो इनके थ्रू होकर के ये सिक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ से जो है टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है। तो इस टाइप के जितने भी ग्लैंड होंगे जो कि अपने सिक्रीशन को एक डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। इसके अलावा जो है मिल्क हो गया, म्यूकस हो गया, ईयर वैक्स, ऑयल, सलाइवा, ये सभी जो है किसके अंदर पे काम करते हैं, ये सभी जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सभी जो है किसके अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर वर्क करते हैं। नेक्स्ट और सेकंड टाइप हम लोग देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। सेकंड टाइप क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर ही सिक्रीट कर देना। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं इनको हम कैसे पहुंचाएंगे, इनको हम पहचानेंगे क्योंकि इनके पास में कोई भी डक्ट नहीं होता। जो कुछ भी सिक्रीट करेंगी वो ऑर्गन डायरेक्टली उसी सिक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर ही डूबा होगा, यानी वहीं पर बनेंगी और वहीं से वो बॉडी फ्लूइड के जरिए टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी। यानी कि ये बिना किसी डक्ट के ही डायरेक्टली सिक्रीट कर दी जाती हैं। मतलब जहां पर ये बनेगी वहीं से डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में मिला दिया जाएगा इनको। तो इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती हैं। ये कैसी होती हैं, ये डक्टलेस होती हैं, यानी कि इनमें कोई भी डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस है। तो पहचाने की वजह से डक्टलेस है। इसके अलावा देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन,
एंजाइम को बनाने का काम एक्सोक्राइन ग्लैंड का होता है, बट हार्मोन को बनाने का काम किसका होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड का होता है। हार्मोन को बनाने का काम किसका है? हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या चीजें सीक्रेट होती हैं? हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में मिला दिए जाते हैं और उसी ब्लड के जरिए ही ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। यानी कि माइंड में जो कुछ भी हार्मोन बनते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन क्या होते हैं? वो डायरेक्टली ब्लड में मिला दिए जाते हैं और ब्लड के जरिए वो कहाँ पहुंचते हैं? ब्लड के जरिए वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, यानी कि ये ग्लैंड क्या होती है? ये ग्लैंड इसके चारों तरफ जो फ्लूइड है उसी फ्लूइड में ये हमेशा डूबी हुई रहेंगी और जो कुछ भी सीक्रेट करती रहेंगी उसी फ्लूइड में मिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सेला टेरेसिका नाम के जो बोनी कैविटी होती है उसमें जो पीछे के साइड में, हम लोगों के पीछे के साइड में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सेला टेरेसिका नाम के बोनी कैविटी में होती है और इसकी साइज बिल्कुल एक मटर के दाने के बराबर होती है। इसी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो क्या होता है? माइंड का जो हाइपोथैलेमस का पोर्शन होता है उसमें कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं? न्यूरो सिक्रीटरी होते हैं। ये कुछ ना कुछ चीजों को क्या करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह को ये सिक्रीट करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो न्यूरो सिक्रीटरी क्या है? न्यूरॉन्स है, वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। अब इन सभी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इन सभी को न्यूट्रिशन मिलेगा आर्टरी से। आर्टरी ब्लड को लेकर के जाएगा, इन सभी को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा और इसी के जरिए ब्लड की सप्लाई इनको पहुंच रही है आर्टरी के जरिए। अब अगर कहीं से आर्टरी इंटर की हुई है तो कहीं ना कहीं से क्या बाहर निकलेगा? कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा जो है आर्टरी से क्या? आर्टरी कैपिलरीज में डिवाइड होंगी और कैपिलरीज के बाद में फिर वो वेन्स वापस से जुड़ करके वेन बना लेगी और वेन जो है ब्लड को बाहर लेकर के जाएगा। तो देखते हैं जो स्ट्रक्चर है इसमें आप लोग देख सकते हैं न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की एंडिंग यहाँ पर है, ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को क्या कर देंगे? इस ब्लड में जो आर्टरी है और जो वेन्स है उसमें डायरेक्टली जो ब्लड है उसमें डायरेक्टली मिक्स कर देंगे। तो टर्मिनल ऑफ जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है, उनके टर्मिनल जो कुछ भी बनाएंगे, जो भी न्यूरो सिक्रीशन निकलेगा वो न्यूरो सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में मिला देंगे। और इधर के साइड की अगर हम बात करें तो इधर की साइड में क्या होता है? जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी में एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी इधर का साइड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उधर का साइड है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल में होती है, बट एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में कई सारे एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंडोक्राइन सेल्स क्या करती हैं? रिलीज करती हैं हार्मोन को इनटू द सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द बॉडी। कैपिलरीज का यानी कि ये आर्टरी जो यहाँ से चली उसकी एक दूसरा नेटवर्क बनता है कैपिलरीज का। अब ये कैपिलरीज के बीच में यहाँ पर जो हार्मोन्स बनेंगे, यहाँ पर जो कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं? यहाँ पर एंडोक्राइन सेल्स, ये जो दिखाई गई है ये सभी एंडोक्राइन सेल्स हैं। ये जो हार्मोन सीक्रेट करेंगी वो सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेट है, सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज के ब्लड में डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा? मिक्स कर दिया जाएगा। जो कुछ भी यहाँ पे सिक्रीशन बना वो डायरेक्टली उसी बॉडी फ्लूइड में या ब्लड में क्या हुआ है? डूबा हुआ है। अब वहीं से ये दूसरे जगह पर क्या होगा? दूसरे जगह पर ये टारगेट ऑर्गन पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर इन हार्मोन्स को ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं होता है। ये कैसे होती हैं? डक्टलेस होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा डक्टलेस होंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगी? हार्मोन को सीक्रेट करेंगी और वहां जहां पर ये बनती हैं डायरेक्टली वहीं पर जो होती हैं ये फ्लूइड बाथिंग, मतलब ये जो ग्लैंड होते हैं डायरेक्टली उसी फ्लूइड में डूबे होते हैं। जो कुछ भी सीक्रेट करते हैं वो डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड या ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में क्या होती है? टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है। तो हम लोगों ने जो है इसको कंप्लीट किया। हम लोगों ने जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम को कंप्लीट किया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो टाइप की थी, एक तो मल्टीसेलुलर, दूसरा यूनिसेलुलर। और इसके अलावा अगर हम मोड ऑफ पावरिंग की बात करें तो मोड ऑफ पावरिंग के बेसिस पर जो है ये दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती हैं, एक तो एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियम की। एपिथेलियम दो टाइप का था, एक तो सिंपल, दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम हमेशा कैसे होते हैं? मोर देन वन लेयर के बने होते हैं।
जो कि सिंपल वाले क्या थे, सिंपल वाले सिंगल लेयर के बने होते हैं, बट कंपाउंड वाले क्या होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं, यानी कि कई सारी लेयर जो है होती है, इनके बीच में क्या होती है, कई सारी जो है लेयर होती है, कई सारे लेयर के बने हुए। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, डायग्राम में आप देखिए तो यहाँ पर कई सारे स्क्वायर मसल एक दूसरे के ऊपर मतलब कि फिक्स्ड है, लेयर के रूप में अरेंज है, तो ये मल्टी लेयर है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक कंपाउंड एपिथेलियम का सेक्शन काट करके माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाया गया है कि इस तरीके से कई सारे स्क्वायमस एपिथेलियम क्या है, मतलब कई सारे स्क्वायमस सेल्स जो हैं मल्टी लेयर जो हैं अरेंज है, कई सारे लेयर हैं इन स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स के। तो ये क्या है, ये कंपाउंड एपिथेलियम है। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा, मोर देन वन लेयर होगा, किसका, एपिथेलियम cells का, and thus has a limited role in secretion and absorption। इनका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का, यानी कि आप लोग खुद ही समझिए, जब कई सारी लेयर्स हो जाएंगी तो कई सारी लेयर होने के बाद में अब क्या होगा, इनका बहुत लिमिटेड रोल रह जाएगा किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सिक्रीशन या फिर एब्जॉर्प्शन तब हो सकता था जब एक सिंगल लेयर हो डायरेक्टली उसको पार करके कोई भी सब्सटेंस एक जगह दूसरी जगह तक पहुंच सकता है, बट अब इतनी सारी लेयर को पार करने में इतनी सारी बाधाएं अगर इसके बीच में आएंगी तो क्या कोई भी केमिकल वो सिक्रीट हो पाएगा या फिर वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। कई सारे लेयर को पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि रास्ते में कई सारी बाधाएं आएंगी, कई सारे सेल की लेयर आएगी, तो इनका लिमिटेड रोल हो जाता है सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में। चलिए बात करते हैं इनके फंक्शन की। इनका फंक्शन क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो बॉडी होती है, बॉडी के प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, बॉडी के प्रोटेक्शन का काम एपिथेलियम का होता है, तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन, किसके थ्रू, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के थ्रू। हम लोगों की स्किन केमिकल, कई सारे केमिकल से बची हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस से भी बची होती है, यानी कि अगर पकड़ के इसको खींचा जाए तो कम कंप्रेसिबल, मतलब खींचेगा ही नहीं, और इसके अलावा कोई भी केमिकल अगर इजीली इसको डिजॉल्व कर सकता तब तो फिर पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो नॉर्मली एसिडिक रेन से ही खत्म हो जाती। तो क्या होता है, बॉडी को बचाती है, प्रोटेक्शन देती हैं, किसके अगेंस्ट, केमिकल के अगेंस्ट और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट, यानी कि केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से हमारी बॉडी को बचाने का काम किसका है, कंपाउंड एपिथेलियम का है। तो स्किन किसकी बनी हुई है, स्किन जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम की बनी हुई है। तो ये क्या कवर करेंगे, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन की जो ड्राई सरफेस है, जो ऊपरी सतह है, ये किसकी बनी हुई है, कंपाउंड एपिथेलियम की बनी है। इसके अलावा मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, हम लोगों की बक्कल कैविटी जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, उस बक्कल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस भी किसका बना है, कंपाउंड एपिथेलियम का बना है। फेरेंस का पोर्शन जिसके थ्रू फूड इंटर करता है, फेरेंस के अलावा इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट भी किसका बना होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट भी कंपाउंड एपिथेलियम का बना हुआ है, क्योंकि पैंक्रियाटिक डक्ट में पैंक्रियास से क्या क्या चीजें सिक्रीट होंगी, पैंक्रियास से काफी सारे जो है एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो भी किसकी बनी है, कंपाउंड एपिथेलियम की बनी हुई है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, कई सारी स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स मल्टी लेयर होकर के कंपाउंड एपिथेलियम बना रही हैं, और ये जो है एक कंपाउंड एपिथेलियम का सेक्शन काट करके माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाया गया है। तो आप काफी डिटेल में जो है इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल्स जो है एक दूसरे के ऊपर मल्टी लेयर में अरेंज हैं, और बीच बीच में इन सेल्स के क्या दिखाए गए हैं, इन सेल्स के जो है न्यूक्लियस को दिखाया गया है। तो हम लोगों ने कंपाउंड एपिथेलियम को क्या कर लिया, कंपाउंड एपिथेलियम को समझ लिया। अब कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ने के बाद में जो एपिथेलियम है वो कंप्लीट हो गया। जो एपिथेलियम है वो दो टाइप का था, एक सिंपल और एक कंपाउंड, और हमने इन सारी चीजों को कवर कर लिया। अब हम इसी में बात कर लेते हैं सेल जंक्शन की। आखिरकार सेल जंक्शन क्या है, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी हुई है, अब इनके बीच में जो जंक्शन है, इसी जुड़ाव को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं।
अब ये जंक्शन जो होता है वो 3 टाइप का होता है कि किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बेसिक पर क्या होगा, 3 टाइप का सेल जंक्शन जो होता है वो एपिथेलियम और अदर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। यानी कि एपिथेलियम और अदर टिश्यू के बीच में 3 टाइप के सेल जंक्शन है। सबसे पहला जो सेल जंक्शन है वो है टाइट। सबसे पहला कौन सा है, टाइट। अब आप लोग खुद ही समझिए कि जो टाइट जंक्शन होगा, जो चीज टाइट होगा, क्या उसको पार कर पाना पॉसिबल है? तो जो जैसे कोई व्यक्ति है अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो हम लोग उससे डरते हैं, उसके पास जाने से हिचकिचाते हैं। तो सेम उसी तरीके से टाइट जंक्शन भी होता है। टाइट जंक्शन क्या करता है, टाइट आदमी क्या करता है, सबको हमेशा रोकने का काम करता है। तो टाइट जंक्शन में क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा सब्सटेंस को लीक होने से। यानी कि एक पार से दूसरी पार जो लीक हो रहे हैं सब्सटेंस टिश्यू के बीच में, उस लीक को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। तो इसका काम क्या है, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। यानी कि सब्सटेंस को लीक होने से क्या कर देता है, सब्सटेंस को लीक होने से रोक देता है दो टिश्यूओं के बीच में। तो यहाँ पर एक टाइट जंक्शन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन एक सेल की है, एक मेम्ब्रेन दूसरे सेल की है। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन होती है। अब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कई सारे इंटरलॉकिंग है। ये जो चेन जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या है, इंटरलॉकिंग जंक्शन है प्रोटीन के। प्रोटीन के बने हुए कई सारे इंटरलॉकिंग जंक्शन है। अब इस तरीके से अगर जकड़ दिया जाएगा किसी चीज को जंजीर की सहायता से, चेन की सहायता से, तो क्या होगा, अब इनके बीच में जो है मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। इनके बीच में जो क्या होना है, लीकेज होनी है वो हो ही नहीं पाएगा और इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो इंटरलॉक होती है, इसके वजह से ये क्या करती हैं, सब्सटेंस को लीक होने से क्या करता है, टाइट जंक्शन रोकता है। सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड टाइप कौन सा है, एडहेरिंग जंक्शन। जो एडहेरिंग जंक्शन है ये परफॉर्म करता है सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर। यानी कि दो आसपास वाली सेल्स को, जो पड़ोसी सेल्स हैं, नाइबर सेल्स हैं, उनको क्या करता है, उनके बीच में सीमेंटिंग करने का काम करता है, उनको जोड़े रखने का काम करता है। तो यहाँ पर एक क्या दिखाया गया है, यहाँ पर जो है एक सेल दिखाई, दो सेल दिखाई गई है, उनकी मेम्ब्रेन दिखाई गई है, जिनके बीच में क्या है, एडहेरिंग जंक्शन है। अब ये एडहेरिंग जंक्शन कैसा है, एक सेल की मेम्ब्रेन दूसरे सेल की मेम्ब्रेन। अब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में जो है ये जो क्या है, ये प्लैंक है। प्लैंक है जो कि क्या करने का काम कर रहा है, ये जो इनके बीच में क्या है, लिंकर प्रोटीन है इनके बीच में। अब दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, लिंकर प्रोटीन है, जिनको क्या बोलते हैं, कैडहेरेंस बोलते हैं। ये जो लिंकर प्रोटीन कैडहेरेंस है इनके बीच में प्रेजेंट है। अब ये क्या करती हैं, एक की मेम्ब्रेन से कुछ प्रोटीन्स निकले हैं, एक की मेम्ब्रेन से कुछ प्रोटीन्स निकले हैं और कुछ जो है दूसरे वाले से निकले हैं। कुछ एक वाली मेम्ब्रेन से निकले हैं, कुछ दूसरी सेल की मेम्ब्रेन से निकले हुए हैं। अब इनके बीच में एक कनेक्शन है और ये दोनों ही प्रोटीन एक दूसरे से पूरी तरीके से जकड़ी हुई है। यानी कि इनके बीच में गैपिंग तो है बट एक दूसरे से जकड़ी हुई है। तो ये सीमेंटिंग करने का काम कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़े रखने का इन दोनों को क्या कर रही है, जोड़े रखने का काम कर रही हैं। और ये जो रेसे जैसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, जो कि क्या है, केराटिन। हम लोगों का जो क्या होता है, हम लोगों की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, केराटिन नाम का प्रोटीन फिलामेंट जो होता है वो जुड़ा होता है। तो यहीं पर क्या है, यहीं पर जो है कुछ कैडहेरिन नाम की प्रोटीन होती है जो कि क्या करती हैं, दोनों मेम्ब्रेन से निकल करके एक दूसरे को जकड़े रखने का काम करती हैं, सीमेंटिंग का काम करती हैं। चलिए तो लास्ट बात करते हैं, इसके बाद में हम गैप जंक्शन। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सब्सटेंस को लीक होने से रोक दिया जाएगा, सेल के बीच में कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना। तो उस कम्युनिकेशन को कौन प्रोवाइड करता है, गैप जंक्शन। फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि एक के पास क्या बना है, अगर दूसरे को उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कम्युनिकेशन सेल्स के बीच में होना चाहिए। तो गैप जंक्शन क्या करता है, इस कम्युनिकेशन को बनाए रखता है बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। यानी कि दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है। एक सेल दूसरी सेल, इनके ऊपर मेम्ब्रेन है, अंदर क्या भरा है, अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। दोनों सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, दोनों सेल के अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए कनेक्शन, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। तो कम्युनिकेशन
कनेक्शन को बनाए रखने का काम किसका होता है? गैप जंक्शन का होता है। तो क्या करती हैं दो, जो गैप जंक्शन होता है वो दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़े रखने का काम करता है। किसके लिए? ताकि रैपिड ट्रांसफर हो सके आयंस का, एक सेल से आयन दूसरे में जा सके, दूसरे से कुछ सब्सटेंस निकल करके क्या हो सके, दूसरे में से कुछ मॉलिक्यूल निकल करके पहले सेल में आ सके। तो इनसे होकर के क्या क्या चीजें जो है मूव कर सकती हैं, एक सेल से दूसरी सेल में स्मॉल मॉलिक्यूल पहुंच सकते हैं और कभी कभी कुछ बड़े मॉलिक्यूल भी एक सेल से दूसरी सेल में पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से दो सेल की साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन बना रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेल इधर साइड, दूसरी सेल इधर साइड में है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस को दिखाया गया है। ये जो खाली जगह है इंटरसेलुलर स्पेस है। अब एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे से कैसे कनेक्टेड होगा? इधर भी साइटोप्लाज्म, इधर भी साइटोप्लाज्म। अब अगर आयंस की मूवमेंट होनी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज, जो आयंस होते हैं वो आयंस होते हैं इनके ऊपर चार्ज होने की वजह से ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। मेम्ब्रेन चूंकि वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, नॉन पोलर है, तो कभी भी पोलर सब्सटेंस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। पोलर सब्सटेंस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते तो आयन डायरेक्टली मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। अब अगर आयन डायरेक्टली मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते तो एक से एक के साइटोप्लाज्म से निकल करके दूसरे में कैसे जाएंगे? तो दूसरे में जाने के लिए कई सारे चैनल्स होते हैं, कई सारे गेट होते हैं, इन्हीं गेट को चैनल बोलते हैं। इन्हीं चैनल्स के थ्रू होकर के जो आयंस होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में। तो जो चैनल बिटवीन दो सेल के बीच में जो चैनल है, जो कि किससे बनते हैं? कैनेक्सॉन से बनते हैं। तो दो सेल के बीच में जो दोनों सेल के बीच में चैनल है, इसी चैनल से होकर कभी कभी छोटे मॉलिक्यूल, कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं एक सेल से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में जाते हैं, या कुछ टाइप के आयंस एक सेल के साइटोप्लाज्म से निकल करके दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में इन्हीं चैनल्स के थ्रू जाते हैं। तो टाइट जंक्शन सब्सटेंस को लीक होने से रोकता है, एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम करता है, गैप जंक्शन किसका काम करता है? दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में कम्युनिकेशन बनाने का काम करता है ताकि रैपिड ट्रांसफर हो सके आयंस का, इसके अलावा जो है छोटे मॉलिक्यूल्स का और कभी कभी कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स का। तो आज हम लोगों ने जो है एपिथेलियम टिश्यू को काफी डिटेल में जो है समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एपिथेलियम टिश्यू के बाद में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में काफी डिटेल में जानेंगे। आप सभी लोग जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, इस वीडियो को ऐसे ही अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए, काफी लोगों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तब तक के लिए बाय।